मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने की केंद्रीय योजनाओं की तारीफ, कांग्रेस को बताया झूठ और मतलब की फैक्ट्री, कहा कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी जनता। रायपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव, अपने उड़ीसा दौरे समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। नवीन पटनायक सरकार पर भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। कवर्धा के पूर्व इनामी नक्सली लिवरू उर्फ दिवाकर ने पास की 10वीं की परीक्षा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल पर दी बधाई। रायपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सत्र का समापन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल हुए शामिल, कहा जिले के अधिकारियों का प्रशिक्षण जरूरी। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने समर कैंप का किया शुभारंभ, समर कैंप को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचायत के चौपाल आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की चौपाल के, जो शायद आपने पहली बार सुनी होगी। जी हां, राजधानी रायपुर के एक ऐसी चौपाल के बारे में हम बता रहे हैं जो कि बुजुर्गों की समस्याओं का निवारण करती है। इस संस्था के संस्थापक प्रशांत पांडे का कहना है कि आज के समय में माता पिता और बच्चों के बीच में काफी ज्यादा दूरी आ चुकी है और ऐसे में हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने चौपाल के संस्थापक प्रशांत पांडे से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने इस संस्थान के शुरुआती दौर के बारे में जानकारी साझा की। और क्या कुछ साझा किया प्रशांत पांडे ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। चौपाल समाज सेवा युवा संस्थान। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के एक ऐसे संस्थान के बारे में जो कि बुजुर्गों की समस्या को काफी आसान तरीके से जो है सॉल्व करता नजर आता है। साथ ही में देख सकते हैं कि इस ग्रुप के साथ तमाम जितने भी रायपुर राजधानी के विभिन्न एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं वो भी जुड़ते हैं और बुजुर्ग लोग तो काफी ज्यादा संस्थान से जुड़ने के बाद खुश नजर आते हैं। इस संस्थान के बारे में आपको बताएं कि जिस तरीके से इसका नाम समझ आ रहा है बुजुर्गों की चौपाल, हालांकि इसका काम काफी अलग है। महीने में एक बार हफ्ते में देखा जाता है कि बुजुर्गों की चौपाल लगाई जाती है, उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं और जो बुजुर्ग कहीं ना कहीं घर में गुमसुम बैठे रहते हैं या फिर कह सकते हैं काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं, इनसे जुड़ने के बाद देखा जाता है काफी ज्यादा जो है खुश वो अपने जीवन में नजर आते हैं। ऐसे में हमारे साथ इस संस्थान के संस्थापक प्रशांत पांडे जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे संवाद करने की कोशिश करेंगे। हम देख सकते हैं कि ये जो संस्थान है इससे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, 400 लोग इससे अभी तक जुड़ चुके हैं। तो आपने इसकी शुरुआत कब से की और इसका जो रिस्पांस था वो कैसे था? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू हमारी संस्था की ओर से कि जो आपने अपना समय निकाला हमारे इन मुख्य उद्देश्य को आमजनों तक लाने के लिए। तो पूरे चौपाल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से लगभग 8 से 9 वर्ष पहले की बात है। मैं खुद एक निजी वृद्धाश्रम में कार्यरत हूं। उसी कार्य क्षेत्र के वजह से बुजुर्गों से संपर्क और बुजुर्गों की छोटी छोटी चीजों को और समाज में प्रताड़ित बुजुर्गों का वहां आना को मैं बहुत करीब से देखा और देखने के बाद बहुत हद तक समझ में आया कि जो समाज से भी लोग हैं या जिनके अंदर आमजनों में एक करुणा का भाव पैदा होता है बुजुर्गों के लिए, वो मैं महसूस किया और उसको उन लोग आश्रम में आते हैं कि चलो कुछ बुजुर्ग हैं जिसको हमारी ओर से कुछ मदद हो या उनके बच्चे प्रताड़ित करके निकाल दिए तो उसकी क्या स्थिति है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को मैं अच्छे से ऑब्जर्व किया, समझा और उसी दौर पे हमारे आश्रम में एक कपल आए और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किए और वो केक काटे और चले गए। इत्तेफाकन उसी दिन मेरी मदर की खुद जन्मदिन था। तो मेरा भी मन किया, क्योंकि जन्मदिन हमको उनके आधार कार्ड से मालूम था कि मेरी सिस्टर को सुबह बात हुई फोन में तो पता चला, हमको रियल उनका बर्थडे तो नहीं पता था। तो चलो आज हम लोग मना लेते हैं ऐसा करके। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों आए और घर में और एक केक काटे। तो जो उनको
खुशी मैं देखा अपने स्वयं के माता पिता मम्मी में, तो मेरे को एहसास हुआ कि ये यदि आश्रम में होता तो उसमें वो फीलिंग या भाव वाला चीज नहीं रहता। उस बातों को सोचने के बाद बहुत दो तीन दिन तक मंथन हुआ। फिर और मेरे और ऐसे मित्र मंडली में है जिसमें सभी लोग सोशल में हैं, सब अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और इसी प्रकार की कुछ चर्चाएं होती है। तो चर्चा होती गई तो सबको लगा कि हम लोग जिस जिस क्षेत्र में हैं और इतने आडंबरों के बीच में कुछ न कुछ तो एक इमोशन लोगों के अंदर बहुत अच्छी है, और उससे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैली हुई है। यह हम आपस में किसी चीज का बात करके कई बार हल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ चर्चा चलते गया और कुछ ऐसी बातें होती गई, हम लोग आपस में उठना बैठना करते गए। और उसी दौर में मैं गांव से हूं तो मेरे को गांव में जाना हुआ। गांव में जब गए तो ऐसी एक विवादित स्थिति चल रहा था उसका, उन लोग शाम को चौपाल लगा के चर्चा कर रहे थे। और ठीक उसी समय एक रायपुर में ऐसी कुछ घटना घटी थी जो मेरे दिमाग में था, और दोनों को मैं आपस में रिलेट करके सोचा। तो सोचने पे समझ में आया कि ये जो रायपुर की जो प्रक्रिया है, जो शहरी प्रक्रिया है, और जो ग्रामीण अंचलों में जो पहली की प्रक्रिया चौपाल की थी, जिसमें एक चौपाल में ही सब कुछ था। तो वो आने के बाद मैं अपने ग्रुप के लोगों से बातचीत किया तो उनको वो बात बहुत अच्छे से फील हुई, क्योंकि सभी लोग गांव से किसी न किसी रूप से कनेक्ट थे। चौपाल बोलने से हर व्यक्ति गांव के चौपाल की ओर ध्यान केंद्रित होता है, और सबको पता है कि उस चौपाल में क्या होता है। उसी में न्याय व्यवस्था है, उसी में मनोरंजन है, उसी में विश्लेषण है, और उसी में सारा चीज है। मतलब हम दिन भर काम करने के बाद हर व्यक्ति 10 मिनट चौपाल में जाके अपनी चीजों को रखता है या मनोरंजन करता है। तो उसके बाद एक चौपाल का एक दिमाग में आया। कुछ दिन ऐसे चलते रहा। उसी समय न्यू ईयर का दौर था। तो हमारे ग्रुप में न किसी को डांस करने की शौक थी, न किसी को पब में जाने की इच्छा थी। ऐसा था तो लगभग दिसंबर के महीने का था, और कुछ दिनों बाद न्यू ईयर था। तो हम लोग कैसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें। तो उसी समय हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इसको एक ग्रुप को इस रूप में रखा जाए और इसका एक चर्चा के रूप में करे। तो हम लोग 1 जनवरी को करने का सोचे। फिर सभी को लगा कि 1 जनवरी को कोई मंदिर जाता है, किसी का फैमिली के साथ है, तो उसके बाद उसको रखे 2 जनवरी को, कि हम 1 तारीख को अपने जीवन के अलावा जब बाहर निकलते हैं बाहरी दुनिया में, तो हम 2 तारीख रहता है, तो 2 तारीख को 2 जनवरी को हम क्यों ना इसको इस रूप से मनाएं कि सब चीजों का चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ना शुरू करें। तो इसी से 2017 में हम प्रथम बुजुर्गों की प्रति युवा सोच एक परिचर्चा वृंदावन हॉल में ऑर्गेनाइज किए, और वो हमारा पहला था। उसमें हम बुजुर्गों से रिलेटेड सामान्य बातों से लेके अच्छा विश्लेषण किए, और उसका रिस्पांस इतना अच्छा आया कि आने वाले साल में हर साल कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं शहर में। बहुत सारे, जैसे बीच में आपको एक घटना को देखने को मिला था कि उन्नयन करके एक सुंदर नगर में हुआ था, जिसको गोद लिया हुआ उसका बच्चा अपने माता पिता को अपने ही घर में मारने के बाद उसको दफन कर दिया था। ऐसे जितने घटनाएं होती है बुजुर्गों से रिलेटेड, तो लोग जो हमको जानते हैं वो उसको ये चीज रहता है कि इनके आने वाली परिचर्चा में इसका विश्लेषण जरूर होगा। तो ये एक अच्छा हम एक समाज में मैसेज देने की कोशिश करते हैं, और लगभग सफल भी होते हैं। इसी दौर में मेरे को स्मरण है, हमारे 4थे या 5वें शायद था परिचर्चा था, जिसको हम लोग सायाजी होटल में किए। तो वहां पे एक बुजुर्ग बहुत अग्रेसिव रूप से उस परिचर्चा में खड़े होकर बोलता है कि आप लोग बोलते हो एनजीओ है करके या किसी बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हो, बट ये इतने बड़े 5 स्टार होटल में इस तरह से कार्यक्रम करके आप किसका भला करोगे। ये उनका सवाल था, और उस सवाल का मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुई तो शुरू कर रहा था। उसी बीच में हमारे एक पैनलिस्ट में थे सत्यजीत साहू जी, जो अभी गुडविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो हमारे पैनलिस्ट में थे। तो उसका कहना था कि प्रशांत तुम चुप रहो, मैं जवाब देता हूं इसका। बुजुर्ग है, उसका सवाल बहुत उसके हिसाब से लाजमी है, और उसका जवाब वो सत्यजीत साहू जी दिए थे कि हम लोग जितने लोग आते हैं यहाँ इस परिचर्चा में, हमको बुजुर्गों से रिलेटेड और सारी चीज सब चीज है, और बुक में और आजकल गूगल में और तरह तरह से सोशल मीडिया में सब है। लेकिन प्रशांत के चर्चा में आने का मेन कारण ये होता है कि ये वो बातें बोलता है जिससे ये रोज 2-4 होता है। क्योंकि मैं खुद आश्रम में रहता हूं, तो मेरे को, और वहां पे बुजुर्ग आते हैं तो चीजें वहां से छन के आती है कि अभी आश्रम में क्या है, उसलिए हम यहाँ पे आते हैं। अब ये एक
5 स्टार होटल जैसे कार्यक्रम में करने का औचित्य ये है कि अच्छे समाज के वर्ग के लोग यहाँ आए और अपने घर में अपने माता पिता को छोटे छोटे चीजों के लिए आप पिंच कर रहे हो ना, उन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें। हमारा परिचर्चा इसी मोटिव पे रहता है। हम इसलिए नहीं रहते कि किसी बुजुर्गों को हम सहारा देंगे या उसको इस टाइप से करेंगे, वो तो बाकी व्यवस्था बनी है, लेकिन हमारा जो परिचर्चा का कॉन्सेप्ट है कि सामान्य घरों में बुजुर्गों का सम्मान हो। देख सकते हैं कि आप विभिन्न तरीके के कार्यक्रम भी करते नजर आते हैं बुजुर्गों के लिए, तो क्या कुछ कार्यक्रम जो है आप हमेशा हर साल करते हैं? परिचर्चा हो गया हमारा, दिवाली के समय कभी जादूगर आता है तो जादू दिखाते हैं, मूवी दिखाने का काम करते हैं, और किसी का भी पिकनिक है वहां ले जाते हैं। और इन कॉन्सेप्ट में हम केवल बुजुर्गों को ना करते हुए कहीं कहीं दिव्यांग बच्चों को या सामान्य स्कूल के बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे एक अच्छा खुशनुमा माहौल उत्पन्न हो। देख सकते हैं कि कोरोना काल की भी जब हम बात करते हैं तब भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के घर तक जो है राशन पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का काम आपने किया, उसके बारे में थोड़ा सा। कोरोना का विकट स्थिति आया जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखद समय था। लगभग पहला दौर तो सामान्य रूप से चला। हमारे मेंबर बहुत लोग ब्लड के से रिलेटेड या बाकी चीजों में हॉस्पिटल से लेके काउंसलिंग में सभी संलग्न थे, और हम पहले दौर पे हमको समझने में ही पूरा दौर निकल गया। पहला जब वेव हुआ, जब दूसरा वेव एकदम विकराल रूप में था, उस समय बहुत सारे लोग शांत होकर बैठ गए थे। तो उस समय हम लोग लगभग अपने कुछ लोगों से बात करके 10 से 12 दिन की व्यवस्था करने के बाद भोजन बनाना शुरू किए। टिकरापारा में ही किरण अवस्थी जी का मकान है, उनसे रिक्वेस्ट किया और अपना मकान हमको उस समय दे दिए थे कि आप वहीं भोजन बनाओ करके, और हम 12-15 दिन के लिए व्यवस्था करके वहां पे उतरे। उसके बाद वहां से हम लगभग 1200 से 1500 पैकेट देते थे। टिकरापारा एरिया में पूरा देते थे, स्मार्ट सिटी में देते थे, और माननीय विधायक जी हैं विकास उपाध्याय जी, उसके थ्रू उनके क्षेत्र में अलग अलग जहां पे जरूरत पड़ता था वहां पे भिजवाते थे। तो डेली उस समय 1200-1500 पैकेट बनता था, और वो कारवा लगभग 6 महीने चला। वो ऐसे चला, उसी समय हमको इस्कान मंदिर भिलाई वाला एक सहयोग करना शुरू किए, और वो हमको 500 से 600 का भोजन डेली हमको ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके बाद और बहुत लोग हमसे जुड़ते गए, और वो हमको आज भी मेरे को कभी ये नहीं समझ में आता है कि वो चीज कैसे हुआ, और वो लगभग 6 महीने से ऊपर का कार्यकाल तक चला। बच्चों की भी अगर बात करें तो देखा जाता है कि आपका जो संस्थान है समर कैंप्स के जरिए बच्चों को नशे की ओर ना आकर्षित होकर समर कैंप में आए, इसके लिए भी आप एक कोशिश करते हैं, उसके बारे में। जी मैम, हम लोग लगभग आज 4था साल है। पुलिस प्रशासन द्वारा उसी समय एक नशा के क्षेत्र में उन लोग कार्य करना शुरू किए, और मैं पहले ही बताया कि हम लोग आपस में चर्चा करने से कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की कोशिश रहती है। तो चर्चा होते होते हुई कि समर कैंप अलग अलग दिशा में तो लगाया जा सकता है ना, बट ये निचले स्तर पे यदि आप समर कैंप लगाओगे और जो नशे में जो बच्चे डूब चुके हैं उसको निकालना तो बहुत विकट परिस्थितियों को जूझना है। बट हम ये कोशिश करें कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो उन बच्चे को संपर्क में ना आए। जैसे ही स्कूल की छुट्टी लगती है तो वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाकी जो घूम रहे बच्चे उनके साथ कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उनके मन को डाइवर्ट करने के लिए हम समर कैंप वाला चीज लाए। अब वो समर कैंप में हम तरह तरह से बीच में चीजों को करते हैं। कभी फिल्म स्टार को बनाना, जैसे अभी वर्तमान में हमारे अनु शर्मा जी विधायक हैं, उस समय फिल्म स्टार थे तो उनको लाते थे, किसी अभिनेत्री को लाते थे। उस सब चीजों का करने का कारण ये था कि वो बच्चे समर कैंप में आए और इन सब चीजों से अच्छे से प्रभावित थे और जुड़े। उसके अलावा हम समर कैंप का जो हमारा समापन रहता है उसमें एक बहुत अच्छा सा डिजाइन करते हैं पूरे कार्यक्रम का, और पूरी लड़कियां पूरे लगन से मन से उसमें लगभग 25 से 30 कार्यक्रम उन लोग तैयार करते हैं। तरह तरह से चीजें होती हैं। तो ये हम इस माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि अच्छा खुशनुमा माहौल बने, और हम क्योंकि बुजुर्गों के साथ कनेक्ट हैं तो बहुत चीजों में हम बुजुर्गों को उन सब चीजों में शामिल करने की कोशिश करते हैं।
आखिरी और अहम सवाल आप पूछना चाहूंगी कि जनता को किस तरीके से प्रेरित करेंगे, क्योंकि आज के समय में भी देखा जाता है कि घर पर भी लोग अपने माता पिता की उस तरीके से इज्जत नहीं कर पाते, उनकी सुनते नहीं हैं। लेकिन आपका जो संस्थान है एक कहीं ना कहीं दिशा देता है लोगों को कि वो आगे बढ़कर जो है अपने परिवार पर पहले ध्यान दे, बाद में जो बाकी सारी चीजें होती है उन्हें किया जाए। तो जनता को किस तरीके से संदेश देना चाहिए? मैं पहले भी बोल चुका कि मैं एक ओल्ड एज होम में होने के कारण मेरे पास ऐसे लगभग औसत रोज 2 केस आते हैं जो सामान्य हलचल वजह से या कुछ कारणों से बच्चे या बुजुर्ग आश्रम में रहने के लिए लाते हैं। उसका मुख्य कारण यदि आपको मैं समझाऊं तो पहले और अब में, पहले के जो वृद्धावस्था जो आज हमारे वृद्ध हैं और वो अपने जब युवावस्था में थे और आज की जनरेशन में सबसे बड़ा गैपिंग है। आज का जो टाइम बाउंडेशन है वो बहुत तनावपूर्ण है। इस तनावपूर्ण चीजों में उनको ऐसा लगता था कि जैसे एक पिताजी हैं और उसके बच्चे हैं तो वो भी बोलते थे हम तो भी अपने समय सर्विस करते थे, सब करते थे, हम मैनेज करते थे। अब उसको अपने लड़का से वैसी अपेक्षा रखने लग गया। इस कारण से वो चीजें बटते जाती है और हम काउंसलिंग के माध्यम से या कार्यक्रमों के माध्यम से मैं केवल इसी बात को फोकस करते हैं कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार माँ बाप सही हो। हमारे जो कॉन्सेप्ट में जो बीच में आता है उसमें ये भी चीज है कि अब हर बार आप बोलोगे कि माँ बाप सही है, ऐसा नहीं है। कई बार वो बच्चे भी सही रहते हैं, अपनी तकलीफ को अपने माँ बाप को बताते हैं और वो माँ बाप उन तकलीफ को समझना नहीं चाहते। कर्तव्य और अधिकार की जो लड़ाई है वो धीरे धीरे एक पैमाना में रहे तो ठीक है, धीरे धीरे जब बढ़ते जाता है कि भाई मैं आपका पिताजी हूं और आप मेरे लड़के हो तो आपको ये चीज करना ही है, ये बोलना गलत है। इसीलिए बोला कि नैतिकता के आधार पे बहुत सारा चीज को समझना है। आज के बुजुर्ग अपने बच्चों को समझे और बच्चे अपने माता पिता को समझे। दोनों एक दूसरे को यदि समझना शुरू कर दिए तो कहीं पे कोई विवाद नहीं। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत पांडे जी, जिन्होंने बताया कि युवाओं को अपने माता पिता को समझना काफी ज्यादा जरूरी है और माता पिता को भी अपने बच्चों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं तो तकलीफों को, परेशानियों को, साथ ही में अच्छे पलों को साथ में गुजारते हैं और जितनी भी जीवन की तकलीफें हैं उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़कर पार करने की हिम्मत जो है हमें अपने ही घर से मिलती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार पार्थी ने थाना चिल्फी में रिपोर्ट दर्ज करवाया कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण करवा रहा है और इस बीच अज्ञात व्यक्ति इसके घर आकर अपना नाम राकेश पौड़ी का रहने वाला बताकर कम दाम में सरिया दिलवाने की बात कही और दूसरे के ईंट भट्टे को अपना ईंट भट्टा बताकर 30,000 रुपए लेकर फरार हो गया। वही मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया और मोबाइल डिटेल के आधार पर पता तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। पन्ना जिले में इस कदर का व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है कि 2 साल से ऊपर हो गए लेकिन धान मिलरों के धान के पैसे नहीं मिला और उनके भुगतानों के बिल में पूर्व नॉन प्रभारी अधिकारी के कमीशन के चलते उनके बिल तक पास नहीं किए गए और ऐसे में पन्ना जिले के धान मिल वाले मिलर परेशान हैं और अब वर्तमान प्रभारी अधिकारी को आनन फानन में पन्ना के बड़ा गांव वेयर हाउस में धान मिल के लोगों के साथ बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में यही बात निकलकर सामने आई कि 2-2 साल से धान का पैसा पेमेंट नहीं किया गया और जिससे धान मिलरों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। विभाग द्वारा बुलाया गया था हम लोगों को। मुद्दे उद्देश्य था अपना जो हमारी खराब धान रखी हुई थी रुद्राक्ष वेयर हाउस में, उसी विषय में था। उसका सर लोगों ने आश्वासन दिया कि अपडेट कराया जाएगा और अपडेट कराने के बाद अगर आप खुद उसको एक्सेप्ट करेंगे कि सही है तब आप उठाएं उसको और कार्य को व्यवस्थित करें। भुगतान की समस्या को भी सर को अवगत करा दिया गया हुआ है। 22-23 से पेमेंटें नहीं हुई हैं,
उन्हीं सब से सर को सब लिखित अवगत करवा दिया गया हुआ। उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्द इसका निराकरण करेंगे। अब उन्होंने अपने वो दिए कि ऊपर से इनका फंड नहीं आ पा रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं सब अवगत कराएंगे इनके द्वारा। चुनाव के संबंध से ऊपर से वो नहीं आ पा रहा है, फंड नहीं आ पा रहा है, जिसके द्वारा किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, रुके हुए भुगतान पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लगभग कितना भुगतान शेष इसकी पर्सनली टोटल तो नहीं बता सकते, पर्सनली सभी मिल वालों का बचा हुआ है। ये खरीदी हो गई है अपने 8,325 कुंटल, शेष है 1,569 कुंटल। किस मापदंड से खरीदी कर रहे हैं आप? क्या है मापदंड आपके, किस मापदंड से? शासन के हाँ। आदेशानुसार। क्या है FAQ कर रहे हैं, किस एनालिसिस करके, कैसे? FAQ सर्वे की ओर से हाँ, जांच से खरीदी हो रही है। तो कौन कर रहा है? आप सर्वेयर हैं? सर्वेयर हम हैं। हाँ, तो किस मापदंड से कर रहे हैं? मापदंड क्या है आपका? मापदंड अपना है 10%, 12% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ। आज वेयर हाउस है ये, इसमें इसलिए परेशानी है कि धान खरीदी का जो है अभी लेबर का पैसा डरा है, आज तक नहीं मिला है, जबकि उसका बिल लगा दिए गए हैं, बिल मंगाए गए, बिल ऑडिट करवा के वहाँ जमा कर दिया गया है, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। गेहूं खरीदी का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर को पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगी, इसी में परेशानी सब आ रही है। अंदर माल नहीं जा रहा है, उसका लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है, लेबर काम नहीं कर रही है, बाहर माल पड़ा हुआ है, और बाहर पड़ा है तो सूख रहा है, जब सूखता है तो वो बोरी मतलब 200 ग्राम 400 ग्राम की हो जाती है, वो अंदर जाने में एक परेशानी आ रही है। आप कितना भर्ती करवाते हैं और कितना घटता है? 800 ग्राम करवाते हैं, जबकि वो जो है सूखने पे मतलब 500 ग्राम निकलता है। कितने की बोरी रहती है, कितने ग्राम आप मतलब जो है किलो भरवाते हैं? उसमें अपन जो है 508 ग्राम मतलब जो है मतलब जो है 50 किलो 800 ग्राम भरवाते हैं। और कितना खरीद लेना चाहिए आपको? हमको लेना चाहिए मतलब जो है उसमें से साढ़े मतलब जो है 600 ग्राम लेना चाहिए। नोटिस पे ही मुझे DSO साहब ने यहाँ मीटिंग का बताया था, तो उसी के लिए यहाँ मिलर्स की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में यहाँ चर्चा हुई है और सभी का समाधान कर दिया गया है। लगातार उन सभी शिकायतों का भी अभी जांच करेंगे, और जैसे कि एक रुद्राक्ष वेयर हाउस का कुछ मैटर था, तो वो भी हम जांच करेंगे और जो भी उसमें पाया जाएगा उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा। सर, पूर्व DM लगातार मीडिया की सुर्खियों में रही हैं बारदाने को लेकर के, जबकि बारदाना पास के खरीदी केंद्रों में उपलब्ध था, उसके बावजूद भी बाहर से परिवहन किया गया, आखिर क्या संज्ञान लेंगे? जैसा कि DSO साहब ने बताया, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्या मैटर है, पता कर लेता हूँ। एक रूटीन प्रक्रिया है कि जो हम शासन जो भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी करते हैं उसका हमारे मिलर्स बंधुओं के माध्यम से CMR करा के और उसको हमारे सरकारी गोदाम में या जो भी हमारे शासकीय मद के गोदाम में उसमें भंडारण करते हैं, ताकि PDS और अन्य शासकीय योजनाओं में हम उसको प्रदाय कर सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज RM साहब सागर से पधारे हुए थे और सारे मिलर्स बंधुओं को, क्योंकि अभी कुछ करीब 25,000 कुंटल हमारी मिलिंग होना शेष है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक बैठक ली थी। कुछ इन लोगों के पूर्व भुगतान बचे हुए थे, कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ के देयक प्रस्तुत नहीं थे, तो वो सभी जानकारी को संकलित करने के लिए सारे मिलर्स बंधुओं को हमने बुलाया था और इस बैठक में वो सारी समस्याओं मिलर्स ने रखी, शासन का जो पक्ष था वो हमने रखा और सारी समस्याओं को निराकरण करने का इस बैठक के माध्यम से हमने प्रयास किया। अंबिकापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नगर निवेश कार्यालय के सहायक संचालक और सहायक मानचित्रकार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों अधिकारियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए रिश्वत की मांग की थी और शिकायतकर्ता ने जिसकी शिकायत ACB अंबिकापुर में कर दी और जिसके बाद ACB की टीम ने दोनों अधिकारियों को शुक्रवार दोपहर रिश्वत लेते पकड़ा है। अंबिकापुर का मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन संबंधी मामले में रिश्वत मांगी गई और जिसको लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर
पुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रिश्वतखोरों को धर दबोचा और रंगे हाथों 2 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया। दुर्ग पुलिस ने शहर के आउटर एरिया और असामाजिक तत्वों के उठने बैठने के स्थानों को चिन्हांकित करते लगातार पेट्रोलिंग गश्त कर रही है और इस कड़ी में पुलिस ने खून से लथपथ एक व्यक्ति को देखा और जिससे देखकर पेट्रोलिंग टीम के पास गई और घायल व्यक्ति को तत्काल पुलिस वाहन में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं थाना प्रभारी नेवई आनंद शुक्ला ने तत्काल घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस ने टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना का खुलासा किया, जिसमें आरोपी पत्नी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पत्नी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही पति की हत्या का प्रयास में ये पत्नी शामिल थी, जिसको लेकर पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।